Students of MTech second semester, join your class. Join your class. हाँ सेवन जी क्लास है ना आपकी 1 to 2। हाँ ज्वाइन कर लो, मैं तो ज्वाइन हो चुका हूँ, अंदर है ना। हाँ हाँ मैं लूंगा, सर का फोन आया था, मीटिंग में है नीरज सर के साथ। ठीक है, तो आप एंटर हो जाइए। क्या करिए? There will be finite element method class in place of
हाँ ज्वाइन करिए, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं क्लास में हूँ काफी देर से। आ जाइए, सर ने बता दिया होगा ना कि आज एफएम की क्लास है। अच्छा अच्छा, चलो चलो ठीक है, ठीक, आइए फास्ट आइए। हाँ जी, गुड आफ्टरनून अमन यादव। चलो हम और अमन जी चैट कर लेते हैं थोड़ा सा। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून। मैं 5 मिनट से वेट कर रहा हूँ, नोबडी इज इन द क्लास। तो सर सर, मैं सर ने तो बताया होगा, पीयूष सर ने, कि आज क्लास होगी एफईएम की इन प्लेस हाँ ऑफ सर ऑर्गेनाइजेशन। बता दिया था सर। अच्छा अच्छा, चलिए, तो फिर कैसे आप लोग लेट हो गए यार ज्वाइन करने में? सर मैं तो सर अभी सर क्लास करने के बाद सर चला गया था सर, मेरी तबीयत खराब हो था, मुझे बुखार आ रहा था। अरे सर मैं हाँ, फीवर आ गया आपको है? हाँ सर, सर अब अभी ये भी सर की क्लास मौसम की थी। मौसम भी वैसा है ना इस टाइम पे, वैसा फीवर भी तो आता रहता है ना लोगों को, सर्द हाँ गर्म सर का। ऐसे ही है। हाँ सर वही है सर, मतलब मैंने वो कूलर चला दिया था तो सर उस वजह से सर आ गया। हाँ, कूलर चलाने से या एकदम कूलर निकाल के ना यूज करने से तो हाँ इस वक्त बड़ा केयर करने का टाइम होता है, क्योंकि इसमें गर्मी भी लगती है और हाँ बस सर। थोड़ी सी हवा लेने के बाद फिर ठंडक भी लगने लग जाती है, तो ये थोड़ा केयरिंग हाँ टाइम वो है। सर सर्द गर्म बोलते हैं सही बात तो उससे हो गया। है। गुड आफ्टरनून सर। सर ज्वाइन कर लिया है मैंने। हाँ गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, यस वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं या वेट करें अभी एक दो लोगों का? सर। अभी आप दो लोग हैं मेरे साथ, अमन यादव हैं और रिया हैं, दो लोग हैं बस। यस सर, यस सर। तो शुड वी स्टार्ट और शुड वी वेट फॉर शिवेन चौहान एंड अदर्स? सर आप शिवेन जी से बात हुई है फोन पे, वो बोल रहे थे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है सर, उनका वेट कर लेते हैं, बस 5 मिनट की बात एक मिनट वेट करते हैं बस, और कोई आ जाता है विश्वेश मिश्रा या वो, तो आज न्यूमेरिकल कराना है मुझे हीट ट्रांसफर में, यस सर। है ना? आज एक न्यूमेरिकल करेंगे, थ्योरी पार्ट कंप्लीट है, और आज हमारा हीट ट्रांसफर वाला पार्ट खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा रहेगा नहीं, हमें तो एक्स्ट्रा क्लास मिल गई तो जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा हमारा, बढ़िया। तो हो सकता है मेरी बाद वाली क्लासें पीयूष सर ले लें, है ना? यदि बाद में कोई क्लास जैसे हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा और तो उस समय फिर पीयूष सर ले लेंगे, या फिर हम लोग रिवाइज करेंगे उस टाइम पे। तो चलिए मैं शुरुआत कर ही देता हूँ। लेट आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। तो सबसे पहले मैं वाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, और पहले प्रॉब्लम भी शेयर करेंगे, पहले वाइट बोर्ड ही शेयर करते हैं। सो ये आपको दिख रहा है वाइट बोर्ड की स्क्रीन? कैसी आ रही है आपके पास, बड़ी आ रही है, छोटी आ रही है? ठीक ही आ रही होगी, दिखाई पड़ रहा है भाई वाइट बोर्ड? यस सर, दिख रहा है। अब बड़ा दिख रहा है? यस सर। सर अब दिख रहा है बड़ा, अब दिख रहा है बड़ा। अब बड़ा दिख रहा है ना, पहले छोटा दिख रहा होगा। ओके, चलिए, तो अब मैं इसमें आपको ये बता देता हूँ। चलिए, तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया है कि एक तो हमारी मैट्रिक्स बन गई थी k/l 1 -1 -1 1 -1 -1 1, ये मैट्रिक्स बन गई थी। प्लस, और इसमें आ गया था हमारा T1 T2 इसमें भी था, तो प्लस 6 EHL, है ना? हमारा मैट्रिक्स था पेरीमीटर, P H फॉर हीट ट्रांसफर, L फॉर लेंथ, अपॉन 6 टाइम्स AC, AC इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 1 1 2, ये वाली मैट्रिक्स आई थी। और इन दोनों मैट्रिक्स को एक ब्रैकेट में बंद कर दें,
तो इसको फिर एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो T1 T2 ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, है ना। आप लोग चेक कर सकते हैं जो हमने डिराइव किया है कल, पहले वीक फॉर्म बनाई थी, वीक फॉर्म के बाद हर टर्म को हमने सेपरेटली इंटरप्रेट किया था। तो पहले हमने W को W1 माना, फिर W को W2 माना, तो हर टर्म को हमने सेपरेटली इंटरप्रेट किया और सेपरेटली इंटरप्रेट करने के बाद हमको लेफ्ट हैंड साइड ये मिली, मतलब ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, तो लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट है ये अपने आप में, है ना। तो वो जो भी हमें वीक फॉर्म मिली थी उसका ये सोल्यूशन है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल टू अब इसके इक्वल टू में जो राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट आया था हमारा, वो पार्ट हमारा आया था Q प्लस PH बाय AC T इन्फिनिटी, है ना। थर्ड वाला टर्म की बात कर रहा हूँ राइट हैंड साइड की, Q प्लस PH, P पेरीमीटर, H कोएफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर, PH बाई AC T इन्फिनिटी, और इसके ब्रैकेट में एक मैट्रिक्स थी L/2 द मैट्रिक्स प्लस ये थर्ड टर्म आया था, और फोर्थ टर्म था वो हीट फ्लक्स का था Q0 एंड QL, है ना। वो केवल ये था Q0 और QL। So this was the solution that we have got in the previous class, है ना। अब जब भी न्यूमेरिकल करेंगे तो यही सॉल्यूशन यूज में होने वाला है ना। तो ये आप अच्छे से याद, थोड़ा सा इसको मेमोराइज कर लें कि ये तो फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म का सॉल्यूशन है, ये फर्स्ट टर्म का सॉल्यूशन है, T1 बाई T2 दोनों में मल्टीप्लाइड है, फर्स्ट टर्म में भी सेकंड टर्म में भी। ये थर्ड टर्म का सॉल्यूशन है और ये फोर्थ टर्म का सॉल्यूशन है ना। अब इसी पर बेस चलेगी सारी कहानी। तो अब मैं एक न्यूमेरिकल खोल रहा हूँ और उस न्यूमेरिकल से मैं क्या करूँगा, डाटा लिख लूँगा गिवन में, है ना। मैं क्या कर लूँगा, मैं ये नोट कर लूँगा कि मुझे क्या क्या गिवन है। तो गिवन लिखने के लिए लेट आई विल राइट हियर कि मुझे क्या क्या गिवन है। तो जैसे कि थर्मल कंडक्टिविटी क्वेश्चन में दी होगी, आई विल नोट डाउन दी के कितना है। L का मतलब एलिमेंट लेंथ है, एलिमेंट लेंथ यदि दी होगी तो एलिमेंट लेंथ नोट कर लूंगा। पेरीमीटर के लिए क्या होता है, पेरीमीटर कैसे निकलती है, यदि डायमीटर गिवन है ना, तो पाई डी होती है, पाई टाइम्स डी पेरीमीटर, ऐसे निकाल लेंगे। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्वेश्चन में दे रखा होगा, उसको नोट कर लेंगे। लेंथ हो ही गई। एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया π/4 d स्क्वायर होता है, π/4 d स्क्वायर, इससे निकाल लेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। H भी आ गया, A भी आ गया। इस तरह से हमको काफ़ी सारी चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो AC हो गया। इसके बाद T1 T2 ये तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये तो अननोन है ना। तो मुझे T1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, T2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये तो मेरे अननोन है जो मुझे निकालने होंगे। अब इधर आइए, Q क्या होता है, हीट सोर्स होता है। यदि क्वेश्चन में दिया होगा कि हीट सोर्स की वैल्यू ये है तो Q की वैल्यू मिल जाएगी। अदरवाइज यदि नहीं दिया है तो हम ये मान के चलेंगे कि कोई भी हीट सोर्स क्वेश्चन में या कोई भी हीट सोर्स इन्वॉल्व ही नहीं है। तो यदि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम ये मानेंगे कि कोई भी हीट सोर्स इन्वॉल्व नहीं है, तो उस केस में Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि कोई भी हीट सोर्स इन्वॉल्व नहीं है। यदि इन्वॉल्व होगा तो जो वैल्यू होगी उसको यूज करेंगे। पेरीमीटर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं पाई डी से। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जनरली क्वेश्चंस में रहता है, क्रॉस सेक्शन एरिया π/4 d स्क्वायर। T इन्फिनिटी क्वेश्चन में दे रखा होगा कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मान लीजिए जो भी है 30 डिग्री सेल्सियस है, मान लो कि तो 30 ले लेंगे, जो भी दिया होगा वो ले लेंगे। L ऑलरेडी हमारे पास है तो L/2 करना कोई बड़ी बात है ही नहीं, ये हो ही जाएगा। Q0 और QL ये हीट फ्लक्स है, तो इनमें से यदि कोई हीट फ्लक्स, यदि कोई वाला हिस्सा इंसुलेटेड होगा
है ना। जैसे कि अभी हमने जो बार पढ़ी थी, तो बार के बारे में मैं आपको जरा बताऊं कि जैसे मान लीजिए कि ये बार है, दिस इज दी बार। तो आपने देखा होगा इसका जो राइट किनारा था उसको हमने क्या कर दिया था, इंसुलेटेड कर दिया था। तो जिस पॉइंट पे इंसुलेशन हो जाता है तो वहां से कोई भी हीट फ्लक्स वहां क्या हो जाएगा, जीरो। तो उस केस में QL की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि ये लेफ्ट किनारा ये हो जाएगा Q0, ये QL। तो उस केस में हमारी QL की वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब ये बाउंड्री कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी कि यदि कोई किनारा या कोई एज या कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया या कोई पार्ट यदि इंसुलेटेड है तो वहां पर हीट फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तो चलिए वन बाई वन मैंने मोटा आइडिया दे दिया है कि बस इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपको फिर T1 T2 को सॉल्व करना है। तो आपके पास टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, हीट ट्रांसफर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, जिसमें कंडक्शन भी इन्वॉल्व होगा और साथ में कन्वेक्शन भी इसमें इन्वॉल्व है। तो कंडक्शन के लिए देखो, ये वाला जो पार्ट है ये कंडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। और ये वाला जो पार्ट है H, ये आपका कन्वेक्शन लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ हीट ट्रांसफर है, करेक्ट। तो चलिए, आई एम शेयरिंग यू ए न्यू फाइल नाउ। मैं आपको एक नई फाइल शेयर कर रहा हूँ, न्यू शेयर। हीट ट्रांसफर टू क्या नाम है फाइल का, हीट ट्रांसफर 2.pdf, इसको ले लें, शेयर, यस दिस इज द फाइल। तो न्यूमेरिकल ऑन द हीट ट्रांसफर, न्यूमेरिकल ऑन द हीट ट्रांसफर। अब ये प्रॉब्लम देख रही है ना आप सबको, देखो कौन कौन जुड़ रहे हैं मेरे साथ। यस सर, यस सर। ओके चलिए, मेरे साथ अब तो काफी लोग आ गए हैं, अमन, आदित्य, शिवेंद्र, रिया, चलिए पूरी क्लास है कंप्लीट, है ना। आकाश गुप्ता ज्वाइन नहीं कर रहे हैं काफी समय से, है ना। ओजस तेज भी आ गए हैं, अमन आ गए, आदित्येंद्र, आकाश गुप्ता नहीं है बाकी, और विश्वेश मिश्रा भी नहीं है आज। चलिए बाकी लोग हैं, नो प्रॉब्लम। मैं रिकॉर्डिंग तो खैर भेज ही दूंगा आपको, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है ना आप लोग, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजता हूँ रिकॉर्डिंग, है ना। पहले मैं मेल पे भेज रहा था, लेकिन अभी हम व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पर ही भेजूंगा। आप वहां से उसको कॉपी करके अपनी फाइल बनाते जाइए, उसमें लिंक पेस्ट करते जाइए, तो एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम भी आपको हेल्प करेंगी ये फाइल, ठीक है। और मैंने आपको इससे पहले जो फाइल थी वो भी मेल कर दी है, पीडीएफ फाइल भी मैंने आपको मेल कर दी है, जिसमें हमने हीट ट्रांसफर की पूरी वीक फॉर्म डेवलप की है और हर टर्म को इवेलुएट किया है, वो भी मैंने आपको कल मेल कर दी है शाम को, ठीक है, मिल गई होगी आपको सर। चलिए तो अब सर एग्जाम, हाँ बोलिए सर एग्जाम कैसे होंगे सर हमारे सर, और सर मतलब एग्जाम के लिए अभी तो अनसर्टेन है, किसी को नहीं मालूम है कैसे होंगे। यूनिवर्सिटी यूजीसी के अकॉर्डिंग, है ना, सारी यूनिवर्सिटी यूजीसी से जो गाइडलाइन आती हैं उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट होती हैं। तो यूजीसी गाइडलाइंस जो भी आएंगी उसके अकॉर्डिंग हमारा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट एग्जाम्स को कंडक्ट कराएगा। आपके पास मेल आएगा, जो भी होगा, या तो किसी भी प्रकार जो भी गाइडलाइंस एक्सपर्ट्स की होंगी, तो एक्सपर्ट्स जैसी राय देंगे उसके हिसाब से ही एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। सर सुनने में आया था सर ऑनलाइन, तो सर बहुत दिक्कत आएगी सर। जो भी अब एग्जाम का तरीका होगा, मतलब एक्सपर्ट जो भी राय देंगे, हो सकता है कुछ असाइनमेंट आपसे करवा लें, हो सकता है ऑनलाइन एग्जाम कराएं, या हो सकता है कि सेकंड मॉड्यूल थर्ड मॉड्यूल को कंबाइंड करा दें। सर अभी लेट नहीं है तो ऐसी कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। अभी कुछ लेट नहीं है, अभी तो हाँ, हो अभी सकता है ऐसी कोई थर्ड मई दिक्कत के दिख बाद नहीं रही है, ओपन हो सेशन को जाएगा 2 महीने लेट भी कर तो फिर सकते तो हैं। ऑफलाइन लेकिन एग्जाम हो जाएंगे, है ना। तो कोई वो नहीं है, सेकंड मॉड्यूल थर्ड मॉड्यूल का नहीं सर, जो कंबाइंड होके एक ही पेपर बन सकता है। सर जून में ही खुलेगा कॉलेज, अगर 3 मई के बाद खुल भी गया तो उसके 3 हफ्ते के बाद ही हाँ कॉलेज तो खुलेगा। एग्जाम तब मई भी में, लेट नहीं है, तब भी लेट नहीं है। हाँ मई में एग्जाम हो जाएंगे आपके, 3-4 दिन में एग्जाम खत्म हो जाते हैं। सर नहीं वो तो फिर करवाए, अल्टरनेट सर लेंगे सर ना, चांस इतनी नहीं जल्दी लग रहा है इसके कि लिए सर जो 3 भी मई को भी फॉर्मेलिटी है। खुलेगा।
3 मई को अगर खुल भी जाएगा हाँ, वो जो भी फॉर्मेलिटीज है, पूरी दिन करेंगे। बाद मान लो खुलेंगे जो भी कॉलेज। ऐसा सिचुएशन होगी ऑर्डर तो आ फिर चुका है। यूजीसी गाइडलाइंस का हम लोग वेट करेंगे, उसके हिसाब से जी ही जी होगा। सर। ओके, नहीं तो सर चलिए मैं 3 मई को तो जरा कोई चांस नहीं लग रहा ना खुलने का सर। इसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम भी तो रुका हुआ है, अगर प्रमोट करते तो उनको भी तो कर देते ना। हाँ, सीबीएसई का रुका हुआ है। सीबीएसई में जो 10th और 12th को छोड़कर बाकी सबको तो एक प्रमोट एक कर दिया एग्जाम बचा गया। हुआ है सर। सर एक हाँ एक हाँ एक हाँ एक हाँ, एग्जाम बचा है उसको भी सर बस। प्रमोट नहीं किया हुआ है। बाकी सबको प्रमोट कर दिया है 10 12 छोड़कर। सर एक एक एग्जाम बचा है सर, वो तो हो ही जाएगा उनका। हाँ हाँ, और कहीं कहीं पर पुराने एवरेज के हिसाब से भी किया जा रहा है, जैसे परसेंटेज के हिसाब से पुराना हाँ जो सर, परसेंटेज कुछ है उसके हिसाब सर से। कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है सर, उन्होंने कर दिया है सर, पुराने हाँ, रिजल्ट देख के तो और वो बढ़ा दिया। उसके हिसाब से ही होगा, जो भी आएगा वो अकॉर्डिंगली आपको मिल आ जाएगी, है ना। तो ओके। अभी हम लोग कंसंट्रेट करते हैं अपने सिलेबस पे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका नेट कैसा एसिड एसिड जैसी आवाज आ रही है सर आपकी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही सर, रिकनेक्ट करिए सर। और हो सकता है कि कुछ तो कुछ मिल सकता है। आवाज आ रही है? ओके, तो मैं आवाज नहीं आ रही है। सर रिकनेक्ट कर अपने आप लीजिए, रिकनेक्ट। माइक्रोफोन्स म्यूट कर लीजिए, है ना। उसके बाद ठीक है। मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है आपको। हेलो 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 हेलो। अब मेरी आवाज ठीक आ रही है? आ रही सर। हाँ ठीक है ना, गुड। अब क्लियर है सर। हाँ, अब क्लियर आएगी, कुछ नेट में ही प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए, तो मैं फिर से शेयर स्क्रीन कर दे रहा हूँ। शेयर स्क्रीन हट गया है, ट्रांसफर टू शेयर। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा कर देते हैं इसको। चलिए, तो प्रॉब्लम पढ़ते हैं जरा पहले। कंसीडर ए 1 मिलीमीटर डायमीटर 50 मिलीमीटर लॉन्ग एल्युमिनियम पिन फिन। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर मतलब ये हमें डायमीटर की वैल्यू दे रखी है, तो कैपिटल डी इज 1 मिलीमीटर, है ना। तो कैपिटल डी का मतलब हुआ इस फिन का या इस बार का या इस रॉड का डायमीटर डी जो है वो 1 मिलीमीटर है। 50 millimeter length, L is the length of the rod or fin, it is 50 millimeter. L is given, D is given. Long aluminium pin fin, it is a aluminium pin fin. So the material is aluminium. Material is aluminium. So thermal conductivity of the aluminium can be found from the tables, or it may be given in the question, or you can assume if it is not given, or you can solve in the form of K. K के फॉर्म में आंसर दे सकते हैं यदि थर्मल कंडक्टिविटी ना दी हो तो यहाँ देखते हैं कि आगे थर्मल कंडक्टिविटी हमें दे रखी है या नहीं दे रखी है। तो यहाँ पे देखिए यूज K इक्वल टू 200 watt per meter per degree Celsius. So thermal conductivity is given in this question, है ना। So material is aluminium, thermal conductivity is also given, so no need to assume it. Used to enhance the heat transfer from a surface wall maintained at 300 degrees Celsius. So this is the wall. So the temperature of the wall is 300. So left end is kept at 300. तो rod का जो left end है उसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब ये जो राइट एंड है इसके बारे में क्या लिखा है, K equal to 200 this much, aluminum for aluminum H equal to 20 watt per meter degree Celsius, means it is the coefficient of heat transfer.
है ना, कन्वेक्टिव हॉट कोफिशिएंट हीट ट्रांसफर, इट इज गिवन 20 watt per meter square degree Celsius, and T infinity is 30 degrees Celsius. So it is the atmospheric temperature, environment temperature, 30 degrees Celsius. Find the temperature distribution in the fin. So the length of the fin is L. So you have to find the temperature distribution. So what is the temperature here? What is the temperature here? What is the temperature here? So many points in the pin fin. तो पिन फिन के अंदर कई सारे पॉइंट्स हैं। तो अब इसमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए जरा ब्लैक बोर्ड से समझिए। मान लीजिए मेरे पास ये पिन फिन है, दिस इज द पिन फिन, और मुझे इसका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एलिमेंट्स में डिवाइड कर दूंगा, है ना। तो मान लिया कि मैंने इसको एक ही एलिमेंट बनाया, है ना, मान लीजिए एक ही एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब इसके अंदर नोड हो जाएंगे, तो फर्स्ट नोड विल बी 1, दिस इज फर्स्ट नोड एंड दिस इज सेकंड नोड। तो फर्स्ट नोड का टेम्परेचर T1, सेकंड नोड का टेम्परेचर T2। तो इस केस में मुझे दो ही टेम्परेचर मिलेंगे, एक तो लेफ्ट हैंड का टेम्परेचर, एक राइट हैंड का टेम्परेचर, और इन बिटवीन कोई टेम्परेचर होगा तो वो मुझे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैंने एलिमेंट एक ही बनाया है, मैंने एलिमेंट एक ही बनाया है। लेकिन यदि मैं इन बिटवीन टेम्परेचर निकालना भी चाहूँ, तो निकालने के लिए मान लेते हैं कि बीच में कोई पॉइंट है, तो उसको वहाँ का टेम्परेचर मुझे यदि निकालना है, तो T अननोन है मान लीजिए, तो T इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, N1 T1 प्लस N2 T2। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं बीच का टेम्परेचर भी निकाल सकता हूँ, है ना। लेकिन बीच के टेम्परेचर जो भी आएंगे, वो टेम्परेचर की एक्यूरेसी इस बात पर डिपेंड करती है कि हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने लिए हैं, है ना। तो यदि हम जितने ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेंगे, उतना ही हमारा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट आएगा, ठीक है। तो मैं आपको जरा फिर से बताता हूँ कि यदि मैं एक एलिमेंट मानता हूँ, मान लीजिए फिन है, दिस इज द फिन, लेट दिस इज द फिन, और इसको एक एलिमेंट मानता हूं, तो ये एक नोड हो जाएगा, ये दूसरा नोड हो जाएगा। तो सिंगल एलिमेंट में ये स्थिति बनेगी, और इसकी लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 50। तो यहाँ पर एलिमेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी, एक ही एलिमेंट है तो L इक्वल टू L हो जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा, 50 मिलीमीटर हमें दे रखा है, करेक्ट। तो ये जो ये मैंने वन एलिमेंट मान के बताया है ना, कंसीडरिंग वन एलिमेंट, कंसीडरिंग वन एलिमेंट। अब मान लो मैं इसी पिन फिन को दो एलिमेंट में कंसीडर करूं, 2 एलिमेंट्स, है ना। तो 2 एलिमेंट के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ 2 एलिमेंट, दिस विल बी नोड 1 एंड दिस विल बी नोड 2। तो ये एलिमेंट नंबर 1 हो गया। सिमिलरली दिस इज नोड 3, सो दिस इज एलिमेंट नंबर 2 हो गया। पूरी फिन को, पूरी रॉड को मैंने दो एलिमेंट में डिवाइड किया। अब इस केस में T1 क्वेश्चन में दे रखा है 300, यहाँ पे भी T1 क्वेश्चन में दे रखा है 300, क्योंकि जो वॉल का टेम्परेचर है वो 300 डिग्री सेल्सियस है। तो T1 यहाँ भी 300 है, T1 यहाँ भी 300 है, ठीक है। ये वाला किनारा इंसुलेटेड है, ये वाला किनारा यहाँ भी इंसुलेटेड है, केवल दोनों में फर्क है, यहाँ पे हमने एक एलिमेंट माना है पूरी फिन को, यहाँ पूरी फिन को 2 एलिमेंट माना है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक 3 टेम्परेचर हो जाएंगे, पहला टेम्परेचर T1, दूसरा T2, तीसरा T3। तो यहाँ का जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होगा, T1 T2, ओनली T1 T2, 2 ही टेम्परेचर होंगे। और यहाँ का जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 3 टेम्परेचर होंगे, T1 T2 T3। और इसमें जो एलिमेंट की लेंथ होगी, जैसे यहाँ पे एलिमेंट की लेंथ कितनी है, 50 mm, ये पूरी जो लेंथ है ये 50 mm है। तो यहाँ पे ये पूरा भी 50 है, 50 को 2 भागों में बांट दिया, तो पहले वाले एलिमेंट की लेंथ 50 का आधा यानी कि 50/2, तो 25 mm हो जाएगी आपकी लेंथ। तो इस केस में लेंथ 50 mm, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में लेंथ कितनी हो जाएगी, 25 mm। तो 1 एलिमेंट के कंपैरिजन में 2 एलिमेंट से जो आंसर मिलेंगे दैट विल बी मोर एक्यूरेट, एरर जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, करेक्ट। सिमिलरली
मान लीजिए कि 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट और भी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो हम 4 एलिमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो 4 एलिमेंट में क्या सिचुएशन पड़ेगी, एक बार देखिए, यही आपकी फिन है। अब इसको आपने 4 एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। So let this is first element, this is second element, this is third element. So this is first, this is second, this is third, this is fourth. अब आपने 4 एलिमेंट में डिवाइड किया, तो अब आपके नोड कितने हो गए, है ना? यदि आप नोड की बात करें तो इस वक्त नोड कितने हो गए आपके? So this is the node 1, this is the node 2, this is the node 3, this is the node 4 and this is the node 5. तो अब आपके 5 नोड बन गए, है ना? दिस इज नोड नंबर 1, दिस इज नोड नंबर 1 एंड दिस इज नोड नंबर 2, दिस इज नोड नंबर 3, दिस इज नोड नंबर 4, दिस इज नोड नंबर 5। 5 नोड हो गए। अब टेम्परेचर क्या क्या हो गए? T1, T2, T3, T4, T5। तो इस केस में आपका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? T1, T2, T3, T4, T5। तो अब आप 5 पॉइंटों पर टेम्परेचर बता पा रहे हैं। किसी फिन के अंदर 5 पॉइंटों पे आप टेम्परेचर बता पा रहे हैं। 1 एलिमेंट में केवल आप 2 टेम्परेचर बता पा रहे हैं, 2 एलिमेंट में आप 3 टेम्परेचर बता पा रहे हैं, और 3 एलिमेंट के केस में आप 4 टेम्परेचर बता पाएंगे। 4 एलिमेंट में 5, 5 में 6, 6 में 7, है ना? तो जितने ज्यादा एलिमेंट होंगे उतना ही टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पास पास आ जाएगा, नोड्स हमारे पास पास आ जाएंगे। जब पॉइंट्स पास पास आ जाएंगे तो हमारा जो टेम्परेचर का आंसर है दैट विल बी मोर एक्यूरेट एंड मोर रिलायबल। तो अभी इस प्रॉब्लम को हम लोग जो सॉल्व करेंगे, तो इस प्रॉब्लम को हम 3 तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले केस में हम ये मानेंगे कि हमारी जो फिन है वो केवल एक ही एलिमेंट की बनी हुई है। जो फिन है वो केवल एक ही एलिमेंट की बनी हुई है। तो उसके अंदर नोड कितने हो गए? अब उसके अंदर नोड जो हो गए वो केवल 2 ही नोड हो गए। नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, केवल 2 ही नोड हो गए। सो दिस इज नोड 1, दिस इज नोड 2। सो केवल 2 ही नोड हो गए, नोड 1, नोड 2। तो एक तो हम इसको सॉल्व करेंगे, वी विल सॉल्व, है ना? वी विल सॉल्व इट। तो वापस चलते हैं जरा सा, हम शेयर पे वापस चलते हैं, फाइल पे आ जाते हैं। वी आर ऑन द फाइल अगेन। तो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा कि एक फिन है जिसमें लेफ्ट हैंड 300 डिग्री सेल्सियस पे है, राइट हैंड उसका इंसुलेटेड है ना? राइट हैंड इंसुलेटेड है। क्या क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि राइट हैंड इंसुलेटेड है? डायग्राम बता रहा है हमको, डायग्राम में लिखा हुआ है। ये आपको एक ऐसे इसका क्रॉस सेक्शन जो दिया है उसको हैचेड किया हुआ है, इसका मतलब दिस पार्ट इज इंसुलेटेड। तो कंसीडर ए 1 मिलीमीटर डायमीटर 50 मिलीमीटर लॉन्ग एल्युमिनियम फिन। तो ये सब हो गया एज गिवन, यूज टू इनहेंस द हीट ट्रांसफर। थर्मल कंडक्टिविटी इतनी दे रखी है, एच इतना है, टी इन्फिनिटी इतना है, फाइंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन द फिन। तो मेन फोकस किस पर है? टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पे है इन द फिन, यूजिंग 1 एलिमेंट, यूजिंग 2 एलिमेंट, यूजिंग 4 इक्वल साइज एलिमेंट्स, है ना? एलिमेंट की साइज इक्वल है, इक्वल रखी है हमने, और अलग अलग चाहें तो अलग भी रख सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी उससे। तो पहले सोल्यूशन 1 एलिमेंट के हिसाब से होगा, फिर 2 के हिसाब से होगा, फिर 4 के हिसाब से होगा। ठीक है? 1 वाला मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, 2 वाला भी आपको करके दिखा दूंगा, या आप लोग करिएगा, है ना? फिर 4 वाला आप लोग स्वयं करिएगा, या आप मेरे से कोई 2 समझ लीजिए, या तो 1 वाला या 4 वाला, और 2 वाला आप स्वयं करिए, जैसे आप चाहें, है ना? तो प्रोसेस एक ही है, कोई भी एक समझाने से बाकी दोनों हो जाएंगे। तो चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन में हमें दे रखी है चीजें, TW 300 डिग्री सेल्सियस लेफ्ट हैंड का टेम्परेचर, थर्मल कंडक्टिविटी 200 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट 20 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस, टी इन्फिनिटी एनवायरनमेंट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, L length of the fin is 50 millimeter, 1 element solution. So I am going to the 1 element solution. अब देखो 1 element solution,
तो वन एलिमेंट सोल्यूशन मतलब जो एलिमेंट की लेंथ है और जो फिन की लेंथ है उसमें रिलेशन हो गई एल इक्वल टू एल। यदि दो एलिमेंट होंगे तो एल बराबर एल बाई टू, टोटल लेंथ दो भागों में बढ़ जाएगी। यदि 4 एलिमेंट सोल्यूशन होगा तो एल इक्वल टू एल बाई 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो एल की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो ये एल हमारे फॉर्मूले में कहाँ पे आता है? देखो के बाई एल, यहाँ पे एल आता है। तो वन एलिमेंट में इस एल की जगह हम क्या रखेंगे? 50 मिलीमीटर। 2 एलिमेंट सोल्यूशन में एल की जगह 25 हो जाएगा। 4 एलिमेंट्स में 25 का भी आधा यानी कि 12.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एल की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो वन एलिमेंट सोल्यूशन में एल की जगह क्या रखेंगे हम? 50। के की जगह हम क्या रखेंगे? 200 थर्मल कंडक्टिविटी गिवन इन द क्वेश्चन। तो देखिए ध्यान से, के की जगह 200, एल की जगह 50, ये मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा, ये तो ऑलरेडी न्यूमेरिकल फॉर्म में है। उसके बाद पेरीमीटर, पेरीमीटर होती है पाई डी, है ना? पेरीमीटर क्या होती है? पाई डी। तो ये मैंने लिखा है देखो, P इक्वल टू पाई डी, पाई टाइम्स डी। डी की वैल्यू कितनी है? डी दिया है 1 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज किया है ना? मीटर में चेंज इसलिए किया है कि यूनिट कॉम्पेटिबिलिटी के लिए, क्योंकि यहाँ थर्मल कंडक्टिविटी आप देखें तो मीटर में दे रखी है, मिलीमीटर में तो दे नहीं रखी है। वॉट पर मिलीमीटर नहीं है, वॉट पर मीटर है। तो थर्मल कंडक्टिविटी मीटर्स में दे रखी है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट मीटर में दे रखा है। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप जितनी भी वैल्यू यूज कर रहे हैं, पेरीमीटर हो, चाहे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, चाहे लेंथ हो, आप इन सारी चीजों को मीटर्स में यूज करें, है ना? फॉर द यूनिट कॉम्पेटिबिलिटी, क्योंकि हीट कंडक्टिविटी और ये ऑलरेडी मीटर में है, तो हमें ये सारी चीज़ों को, मतलब जो जो लेंथ की यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है, उनको हमें मीटर्स में यूज करना है फॉर दी कंपेटिबिलिटी। तो पेरीमीटर को हमने मीटर में निकाला है, पाई टाइम्स डी, डी की वैल्यू 1 मिलीमीटर है, तो मीटर में 1000 से डिवाइड किया तो ये 0.001 हो गई। सो पेरीमीटर पार्ट इज ओवर। अब हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट 20 दे रखा है क्वेश्चन में। एल है एलिमेंट लेंथ है, तो एलिमेंट लेंथ, वन एलिमेंट है, एल बराबर एल है, एल बराबर एल है, और एल की वैल्यू क्या है? एल की वैल्यू 50 मिलीमीटर है, और मिलीमीटर को फिर मीटर में कन्वर्ट किया, 1000 से डिवाइड किया, तो ये 0.05 आ गया। तो एल की जगह हम लोग 0.05 रखेंगे। जहां जहां एल आ रहा है, यहाँ भी एल आ रहा है तो यहाँ भी 0.05 रखेंगे, और यहाँ एल आ रहा है तो भी यहाँ 0.05 ही रखेंगे, मीटर्स में रखेंगे उसको। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये हमारा मैट्रिक्स है, उसके बाद T1 T2 अननोन है, ये तो हमें कैलकुलेट करने हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो देखो K 200 है, H 20 है, तो इस लेफ्ट वाले पार्ट को मैं जरा बोर्ड पर लिख लेता हूँ, है ना, और उसमें वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो जरा देखिए, आई एम गोइंग टू द बोर्ड, इसको हटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं। लेफ्ट वाला पार्ट है K बाई एल, मैट्रिक्स 1 -1 -1 1, है ना, प्लस P H L बाई 6 AC ब्रैकेट 2 1 1 2, और इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर बंद करना है, दिस होल ब्रैकेट क्लोज, एंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन T1 T2, क्योंकि एक ही एलिमेंट है T1 T2। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है, फिर राइट हैंड साइड जो भी होगा उसको बाद में देखते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज रख लेते हैं। तो थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? बताते रहिए जरा। 200 दे रखी है, कितनी दे रखी है थर्मल कंडक्टिविटी? एक जना कोई अनम्यूट कर ले, रिया आप अनम्यूट कर लो अपना माइक्रोफोन। यस सर, 200 है ना, 200 है। और आपका K बाई एल, एल की वैल्यू 50 मिलीमीटर, तो मीटर में हो गई 0.05, यस सर 0.05 05 0.05। तो ये मेरा K बाई एल हो गया। इसके बाद 1 -1 -1 1, ये मैट्रिक्स एज इट इज हो गया। अब आती है पेरीमीटर। पेरीमीटर होती है पाई टाइम्स डी, और डी की वैल्यू 1 मिलीमीटर है, मीटर में 0.001 है, तो ये हो गया 0.001, ये हो गई पेरीमीटर, इनटू एच। एच हमारा हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है,
क्वेश्चन में एच कितना दे रखा है, आई थिंक 20 इज गिवन, चेक कर लीजिए। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 20, ठीक है 20 है ना। यहां से देख लेते हैं, एच यहां से दिख रहा है आपको, देखो एच बराबर 20 दे रखा है ना, एच 20 या के 200 है, हम इसको आगे पीछे करके देख भी सकते हैं बिना बंद किए। अब पी एच एल हो गया, पी एच एल पी हो गया, एच हो गया, एल बाकी है। एल कितना है, पॉइंट वही है 05 है ना, एल तो पहले भी यूज किया हमने 0.05। ध्यान से देखिए, पी एच एल है ना, पी एच एल, ये मैंने पी की जगह रखा है, ये एच की जगह रखा है, ये एल की जगह रखा है, डिवाइडेड बाय 6ac, तो ये 6 हो गया। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, π/4 d स्क्वायर, तो ये हो गया π/4 d, d की वैल्यू है 1 मिलीमीटर, मीटर में 0.001, तो 001 टाइम्स होल स्क्वायर 6ac, 6 π/4 d स्क्वायर। उसके बाद क्या है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स 2 1 1 2 ब्रैकेट क्लोज, होल ब्रैकेट क्लोज, T1 by T1 T2, T1 T2, ये मैंने क्या किया, वैल्यूज पुट कर दिया सिंपली, करेक्ट। इतना तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे, वैल्यूज पुट करनी है। अब जरा मुझे बताओ 200 में यदि 0.05 से डिवाइड करें तो कितना मिलेगा, मेरे पास कैलकुलेटर है, आप लोग भी करें, 200 में 0.05 से डिवाइड करें तो 4000 आता है, कितना आता है, 4000। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू 4000 हो गई, 4000 को हमने 1 में गुणा किया तो ये मैट्रिक्स, ये वाली, ये पूरा आंसर जो है ये हो जाएगा 4000 माइनस 4000 माइनस 4000 4000, ठीक है। तो अब मैं जरा क्या करता हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं ऊपर वाले पार्ट को मिटा दे रहा हूं, नीचे का सोल्यूशन ऊपर लिखूंगा, है ना, इसको मैं मिटा देता हूं। अभी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं मैं, है ना। ये 4000 को अंदर गुणा कर दिया तो मेरी मैट्रिक्स हो गई, मैट्रिक्स इज 4000 माइनस 4000 माइनस 4000 4000, ये इसका सोल्यूशन हो गया इतने हिस्से का, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इस पूरे पार्ट को यदि सॉल्व करें तो यहां आप देखेंगे पाई से पाई कैंसिल हो गया, है ना, 0.001 यहाँ पे है तो 001 से 0.001 कैंसिल हो गया, एक नीचे स्क्वायर है, तो अब मुझे मिला 20 इंटू 0.05 बटे 6 इंटू 0.001 और 4 फिर ऊपर पहुंच जाएगा। तो अब मैं इसको जरा सॉल्व कर लेता हूं, देखो आप लोग भी सॉल्व करें अपने कैलकुलेटर में, 20 इंटू 0.05 इंटू 4, ये नीचे वाला जो 4 है ये ऊपर पहुंच गया, तो इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6 और डिवाइडेड बाई 0.001, तो ये 666.66 आ रहा है, कितना आ रहा है, ये आ रहा है प्लस 666.67 और मैट्रिक्स है 2112 2112, और ये पूरा बंद, इसको कंप्लीट बंद कर दीजिए इसको, और बंद करने के बाद यहां पर आप मैट्रिक्स है T1 T2, करेक्ट। ये लाइन समझ में आ गई, यस और नो। अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं, समझ में आ रही है आप सबको, जरा जवाब दे दीजिए यस या नो। यस सर। हाँ ठीक है। अब मैं इसमें नीचे वाली लाइन को फिर से मिटा दे रहा हूं और ऊपर वाली लाइन से आगे का पार्ट अब लिखूंगा, है ना। अब नीचे की इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो आई विल राइट नाउ। अब देखिएगा आप, ये मेरा कितना है, 4000 है ना, ये हमारा पार्ट है 4000, तो मैंने लिखा 4000 माइनस 4000 माइनस 4000 4000 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ देखो 666.67 इंटू 2 कितना हुआ, 666.67 इंटू 2, ये 1333.34 आ गया, है ना।
तो ये मैट्रिक्स बन गई 1333.34। अब 666.6 इंटू 1, तो ये हो गया 666.67। यहां भी इंटू 1 हो गया, तो 666.67, और ये हो गया 1333.34। ये मैट्रिक्स क्लोज, दोनों को क्लोज किया, और हमारा मैट्रिक्स क्या आ गया, T1 T2। ठीक है, इस स्टेप में मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ 666.67 को अंदर घुसा दिया है मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अब इससे आगे का स्टेप देखिए, ये दोनों मैट्रिक्स देखिए, ये भी 2x2 है, ये भी 2x2 है, और इनका एडिशन हो रहा है। तो एडिशन होने के बाद हमको एक सिंगल मैट्रिक्स मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी हमको? एक सिंगल मैट्रिक्स मिल जाएगी। और वो सिंगल मैट्रिक्स क्या होगी? दैट सिंगल मैट्रिक्स होगी 4000 प्लस 1333, तो ये हो गया 5333.34। अब यहाँ पे -4000 है और 666 प्लस का है, तो आंसर तो माइनस में आएगा। तो 4000 में से यदि आपने माइनस कर दिया 666.67, तो ये आपको वैल्यू मिली 3333.33 माइनस में, है ना? तो ये हो गया 3333.33, करेक्ट, ये आ गया। अब नीचे देखो -4000 और 6, ये वही सेम आ जाएगा, तो ये -1333.33, ये सेम आ जाएगा। अब ये 4000 और 1333, ये भी 5000 के बराबर आ जाएगा, 5333.33, और ये मैट्रिक्स बंद हो गई, और इसके बाद एक वेक्टर आ जाएगा T1 T2, करेक्ट। तो ये मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके बता दिया है, कंप्लीट, है ना? ऐसे सॉल्व होगा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात करते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को आप लोग चाहे नोट कर लें, कहीं पर फोटो खींच लें। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे, और फिर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर रखेंगे, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। बाउंड्री कंडीशन फिर दो तरह की होती है, एक होमोजेनियस, एक नॉन होमोजेनियस। ठीक है, दोनों हम आपको पहले बता चुके हैं मॉड्यूल 1 में भी कि होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कैसे करते हैं और नॉन होमोजेनियस कैसे करते हैं। तो अभी मैं आपसे ये पूछूंगा, टाइम तो 1:53 हो गया है, तो कोई बात नहीं, इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे मंडे वाली जो क्लास होगी हमारी FEM की, वी विल कंटिन्यू। तो इसमें हमारा अभी आधा पार्ट हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है, राइट हैंड साइड को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दोनों को इक्वल करके बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, और T1 T2 हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, हमको टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो ये भी हमने 1 एलिमेंट के लिए किया है, फिर मैं आपको 2 एलिमेंट के लिए भी दिखाऊंगा, और फिर मैं आपको 4 एलिमेंट्स के लिए भी करवाऊंगा इस प्रॉब्लम को, है ना? या आप लोग कर लीजिएगा कोई एक स्टेप। ठीक है, तो अभी तक यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे बताएं। बहुत आसान है, क्वेश्चन को पढ़ के वैल्यूज देख करके, और आपको इस पूरे मैट्रिक्स में रखना है, एक्यूरेटली सॉल्व करना है ना? एक्यूरेटली सॉल्व करना है, सो आपका आंसर भी एक्यूरेट आ जाएगा, बढ़िया। सो इज देयर एनी क्वेश्चन? 1:54 हो गया है ना, मैंने तो राइट साइड पार्ट करा था, वो भी इतनी जल्दी होगा नहीं। तो मैं जरा सा वापस फाइल पर चला जाता हूँ, दैट आई एम गोइंग टू फाइल। तो अब इस फाइल में देखिए, इसका सोल्यूशन आपको थोड़ा दिखा देते हैं यहाँ पे। ये देखिए, सोल्यूशन उसी तरह से किया गया है, K/L 200 ये वैल्यू रखी गई हैं, वैल्यू रख के काट पीट की गई है ना? काट, इसमें मैंने दोनों को एक साथ लिया है, लेफ्ट हैंड साइड को भी लिया है और राइट हैंड साइड, दोनों को एक साथ लेके चला हूँ। तो आज मैंने अभी आपको लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कराई है, राइट हैंड साइड अभी सॉल्व नहीं कराई है ना? तो ये राइट हैंड साइड में आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो अभी तक यदि आपकी कोई डाउट है ना? कोई डाउट है, तो आंसर भी निकल के आ गए हैं इसमें, सोल्यूशन है ये बना। तो नहीं सर, कोई डाउट नहीं है, समझ गया। कोई आपकी डाउट है तो बताएं प्लीज। हाँ जी, क्लियर नहीं है सर, अब तक तो समझ आ गया। समझ आ गया, वेरी गुड। हाँ सर।
ठीक है, तो अब मंडे मुलाकात होगी। स्टे होम, स्टे यस सेफ, सर, है ना। हैप्पी ठीक है सर, हैप्पी लर्निंग, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू ठीक, सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। ओके।